हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। और आज हम प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ये अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, आपके लिए एक नया टॉपिक है जिससे आप पहले परिचित नहीं होंगे, बट मैं आज आपको ये समझाऊंगा प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये अपवर्तनांक क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो भाई अपवर्तनांक क्यों पढ़ते हैं ये हमें समझना है। अब देखिए होता क्या था कि मान लीजिए ये हमारा एक बाउंड्री है जिसके ऊपर क्या है, हवा है, और इसके नीचे क्या है, पानी है। अब जब यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती थी ऐसे इस प्रकार, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, एक अभिलंब डालते थे। अब ये हमको डिसाइड करना होता था कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते थे? तो सबसे पहले हम क्या करते थे, दोनों माध्यम में से चेक करते थे कि कौन सा माध्यम हमारा सघन है और कौन सा माध्यम हमारा विरल है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा वो विरल। तो देखिए यहाँ पे पानी और हवा में दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हवा हमारा विरल माध्यम, और ये जो हमारा पानी है ये हमारा सघन माध्यम। अब हम लोग पढ़े हैं जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, कुछ इस टाइप, ये ऐसे। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा एकदम, बट ये अभिलंब से दूर चली गई, और इसी घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते थे। अब इससे पहले हम लगभग जितना लेक्चर लाए हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि सघन से विरल में या फिर विरल से सघन में आती थी प्रकाश की किरण। बट अब इसके बाद हम जो भी देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, उसमें हम सघन विरल या फिर पानी हवा ये सब नहीं लिखेंगे। इसके जगह पे एक नया चीज़ लिखेंगे जो कि हमारा होगा अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कहिएगा अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक कैसे डिफाइंड करेगा कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अपवर्तनांक का जो हमारा डिफिनीशन है, पहले एक बार उसको लिखते हैं फिर आसानी से समझेंगे। तो अपवर्तनांक का डिफिनीशन यह है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात है इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे किसी भी माध्यम में, किस माध्यम में, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला देख चुके हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये माध्यम वैसा माध्यम होगा जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अपवर्तनांक है ना, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये म्यू से या फिर एन से, ये दोनों चीज़ से, या फिर म्यू या फिर एन से डिनोट करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं संक्षिप्त में, म्यू इक्वल टू, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होता है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा कुछ भी नहीं है वहाँ पे जो प्रकाश की चाल है वो फिक्स है, और उसका वैल्यू क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये जो किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है यानी जिस माध्यम का हम निकालना चाहते हैं उसको हम भी से डिनोट करते हैं।
तो ये हमारा अपवर्तनांक का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, म्यू इक्वल टू सी बटे भी, जहाँ पे सी हमारा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी हमारा क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो क्या होता है, कांस्टेंट, वो हमेशा बराबर होता है, और उसका वैल्यू क्या है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप एक फॉर्मूला अपवर्तनांक का ये भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड और बटे भी। तो अपवर्तनांक का ये हमारा रियल फॉर्मूला है, और आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, अपवर्तनांक के डेफिनेशन से आया। अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या होता था कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या बोलते थे, अपवर्तनांक बोलते थे, वही फॉर्मूला। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि जब हमको अपवर्तनांक दिया रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही है तो वो अभिलंब से दूर जाएगी या फिर अभिलंब की ओर जाएगी। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, कोई दो माध्यम लेते हैं और उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। क्या करते हैं, कोई दो माध्यम लेंगे और उसका अपवर्तनांक निकालेंगे। पहले आप इसको इतना को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास पेन और कॉपी हमेशा रहना चाहिए, और सबसे जो बेस्ट नोट होता है वो आपके खुद के बनाया गया नोट सबसे बेस्ट होगा। वैसे तो इस लेक्चर का नोट मैं इस लेक्चर के लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। बट सबसे जो बेस्ट नोट है वो आपका खुद का बनाया हुआ नोट। मिटा दें, इसको मिटा दें यहाँ पे। चलिए, इसी से हम लोग समझते हैं, सघन माध्यम विरल माध्यम हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम क्या बोले, दो को माध्यम लेते हैं, उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक, फॉर्मूला से। देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ पे हवा थोड़ा है, दूसरा माध्यम ले लेते हैं, जैसे इसको हम बोल लेते हैं पानी है, और ये हमारा कांच है, कांच। अब देखिए, यदि हम पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, पानी में प्रकाश की चाल क्या है। क्योंकि देखिए म्यू इक्वल टू सी बटे भी, और इसका तो वैल्यू फिक्स है, बट हमको भी का वैल्यू चाहिए, यानी प्रकाश की चाल इस माध्यम में कितना है। तो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है ये होता है 2.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल 2:10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, यहाँ से अगर हम म्यू का वैल्यू निकालें, म्यू का वैल्यू कहाँ पे, इसको मिटा दें, यहाँ इसको मिटा दें, ऊपर वाला को। इस फॉर्मूला को रहने देते हैं, क्योंकि हम अपवर्तनांक का वैल्यू यहीं से निकालते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, यानी पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक देखिए, म्यू ऑफ वाटर लिख देंगे इसके नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, 3:10⁸ बटे भी, यानी पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना, 2.25 हो गया। अब ये भी मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए ये दोनों तो कट गया, 10⁸ कट गया। अब इसको यदि आप काटिएगा तो यहाँ से 00 कितना आ जाएगा, 1.33। इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा, जिसका अपवर्तनांक कम, 1.33 आएगा। यानी हम ऐसे, हमको याद था, ठीक है, तो हम लिख दिए। यानी आप यहाँ पे काट खोट कीजिएगा तो 1.33 आएगा, ठीक है। ये अपवर्तनांक किसका आया, म्यू ऑफ वाटर, यानी पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.33। अब उसी प्रकार हम कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं। किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कांच में प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो म्यू ऑफ ग्लास, यानी कांच में प्रकाश, कांच का अपवर्तनांक 3:10⁸ बटे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये भी मीटर पर सेकेंड, तो ये तो बेचारा कट गया ऊपर नीचे, 10⁸ कट गया। अब 2 डेढ़ है 5, तो यहाँ से आपका 1.5 आया। तो यहाँ से आपका कांच का अपवर्तनांक क्या आया, 1.5। म्यू ऑफ ग्लास 1.5।
अब इस दोनों को यदि आप कंपेयर कीजिएगा, इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र में आएगा कि पानी में कांच की अपेक्षा प्रकाश की चाल ज़्यादा है। क्या है? पानी में कांच की अपेक्षा प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक कम है। किसका? पानी का अपवर्तनांक कम है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है। किससे? कांच से। समझ रहे हैं क्या मैं बता रहा हूँ? मेरे बताने का मतलब यह है कि पहले फैन ऑफ करते हैं। ये हो गया फैन ऑफ हमारा। तो भाई मेरे बताने यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस माध्यम में, इस दोनों माध्यम को यदि गौर से देखें तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम है। जैसे देखिए, पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है कांच की अपेक्षा, तो यहाँ पे पानी का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो कम है। किसके अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। क्या 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 नोट करके लिखें। नोट क्या लिखना था नोट में? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा, उसका अपवर्तनांक कम। क्या हुआ कि जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक कम है। अब देखिए, इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक का वैल्यू कम आएगा। प्रकाश का चाल कम होगा तो अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो यानी इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम है, इसमें प्रकाश की चाल कम है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या? जिसमें प्रकाश की चाल कम सॉरी, प्रकाश की चाल कम, उसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी अपवर्तनांक ज़्यादा। ये बात आप समझ रहे हैं? जिसमें प्रकाश की चाल कम उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा। अब देखिए क्या हुआ कि जब हम कांच से पानी में प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर जा रहा है। और ये भी है कि पानी और कांच में यदि आप कंपेयर करें तो जो हमारा पानी है वो विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। और ये जो हमारा कांच है ये सघन माध्यम होगा। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर जा रही है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बट एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली है कि जब प्रकाश की किरण ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर जा रही है। गौर से, जब प्रकाश की किरण ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम से जा रही है, किसमें? कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो क्या हो रहा है? वो अभिलंब से दूर जा रही है। बस यही हम आपको समझाना चाहते थे। इसको हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। यहाँ पे जब प्रकाश की किरण ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, ज़्यादा वाले से कम वाले में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जिस सिंपल सा है, इसको नहीं भी याद है ना, कोई बात नहीं। दो गो माध्यम में यदि दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रकाश की किरण कैसे चलेगी? तो हम चेक करेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम तो वो माध्यम सघन माध्यम,
तो इसीलिए यहाँ पे ये कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा, उल्टा उल्टा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा उस माध्यम को हम विरल माध्यम बोलते हैं। तो सिंपल हो गया। अब प्रकाश की किरण ज़्यादा वाला में से कम वाला में जा रही है तो क्या क्या करेगी, वो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नहीं? अरे भाई अब तो भाई समझ गया होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मिटा के रिकैप करेंगे, एकदम समझाएंगे, पक्का समझाएंगे भाई। इसको नोट करें आप। हो गया? मिटा दें। वैसे आपको इस वीडियो का PDF नोट्स लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें या फिर उसी टाइम लिख लें, जैसी आपकी मर्जी वो करें। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो हम सवाल लेंगे या फिर अभी के बाद जो हम अपवर्तन करवाएंगे उसमें मैं आपको सघन माध्यम विरल माध्यम नहीं लिखूंगा, उसमें मैं आपको लिख के दूंगा कि इस माध्यम का अपवर्तनांक ये है, इस माध्यम का अपवर्तनांक ये है। तो अब आप बताइए कि प्रकाश की किरण अभिलंब के तरफ जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो चलिए एक पहला थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है एक दीवार जिसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे एक माध्यम। अब ये है यहाँ का, मान लीजिए यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे इसका अपवर्तनांक μ2 है, और दोनों का वैल्यू हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? अब इसका वैल्यू दिया गया है 2 और इसका वैल्यू दिया गया है 2.1। ऐसे रैंडमली हम ले लिए। बस हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो किधर जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण इधर ऐसे जा रही है। अब आपको यहाँ पे दोनों माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है। अब आपको आंसर में ये देना है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो भाई एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम अपवर्तनांक का जो μ फॉर्मूला तो वो लिख देते हैं c/v। तो भाई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, ये आप डिसाइड करें। हो गया हो गया हो गया। चलो अब हम आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। क्या बोले? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। तो दोनों माध्यम में से इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका देखिए 2.1 है अपवर्तनांक, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू ये वाला ऊपर वाला माध्यम। क्या? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। अब इसमें यदि प्रकाश की चाल कम है तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सघन माध्यम और ये हमारा विरल माध्यम हो गया। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। और ये भी याद रखना है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक कम है। इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही हम आपको बताना चाहते थे। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर राहत दे देंगे हम आपको। ठीक है, जिसे पूरे कंसेप्ट धुआं 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 हो जाए। तो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। प्यारा सा क्वेश्चन आजा। अब ये जो है इसमें क्या है? पानी है। क्या है हमारा? पानी है, वाटर। यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर यानी अपवर्तनांक वाटर का, यहाँ पे है म्यू ऑफ ग्लास यानी जो हमारा शीशा है ये क्या है? पानी। ये क्या है? शीशा। और इसमें है हीरा। हीरा, ठीक है। अब यहाँ पे डायमंड होता है, हीरा को इंग्लिश में बोलते हैं, हम लिख देते हैं म्यू ऑफ डी यानी डायमंड का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे तीनों का अपवर्तनांक आपको दे दिया गया है। अब डायमंड का अपवर्तनांक हमको याद है, अब आपको भी याद करनी है। डायमंड का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है और इसका अपवर्तनांक का मान होता है 2.42, ठीक है। और ये जो हमारा म्यू ऑफ ग्लास है इसका होता है अपवर्तनांक 1.5, ठीक है, 1.5। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33, इसका 50,
ठीक है। अब तीनों माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, एक प्रकाश की किरण ये बेचारा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब आप इस प्रकाश के किरण के लिए आगे का रास्ता डिसाइड करें, ये प्रकाश की किरण कैसे कैसे चलती हुई इसको पार करेगी। आप खुद से कर लेंगे, कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वाला, इसके बाहर का जो माध्यम है वो हमारा हवा है, जिसका अपवर्तनांक म्यू ऑफ एयर 1 होता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपवर्तनांक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब क्या करें? तब आपको करना कुछ नहीं है, बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ध्यान से देखना है। तो पहले तो भाई आप इसे ट्राई करें। हो गया? चलिए स्टॉप। अब ध्यान दीजिए। अब हम इतना जल्दी बोल दिए हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सर क्या यार, मतलब तुरंत में थोड़ी हवा में लिख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम बोलते हैं सॉल्व करने के लिए तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज करें, फिर अपने कॉपी पे इसको सॉल्व करें। यदि सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वीडियो को जिस तरह पॉज किया फिर उसी तरह ऑन करें, चालू करें और ये देखना स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम इस प्रकाश की किरण का जो आगे वाला पाथ है, आगे का रास्ता है, उसको डिसाइड करते कैसे कैसे जाएगी। तो भाई यहाँ पे तो एक प्रकाश की किरण आ गई। अब इसके लिए दो रास्ता है, एक तो ये अभिलंब की तरफ चल जाए, एक तो अभिलंब से दूर चल जाए। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा कि मेरे लिए सघन माध्यम कौन है और मेरे लिए विरल माध्यम कौन है। अब इसके यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है, और ना ही प्रकाश का चाल दिया गया है कि हम पता करें कि जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वो विरल और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन। तो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दिया गया। तो दिया क्या गया है? माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया। क्या दिया गया? माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया। और अपवर्तनांक से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखिए। तो इस बार क्या हो रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है, और हवा का भी अपवर्तनांक मालूम है और पानी का भी अपवर्तनांक मालूम है। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सघन है कौन विरल है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। क्या बोले? जिस दो माध्यम में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहाँ पे यदि हम हवा और पानी को कंपेयर करें तो पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो पानी में प्रकाश की चाल कम होगी। अब यदि पानी में प्रकाश की चाल कम है तो पानी हमारा कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। क्योंकि हम सघन माध्यम वैसे माध्यम को बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। अब यदि पानी सघन माध्यम तो हवा हमारा विरल माध्यम। अब तो फाइंड हो गया, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, मतलब हवा से पानी में जा रही है। अब हमको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बेचारा सीधा या टेढ़ा नहीं जाके अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए थी ये वाला डॉट डॉट वाला पथ, ये लेकिन गई ऐसे। अब फिर इस सरफेस पे आई, फिर ये इसको लगा कि भाई आगे दूसरा माध्यम है, अब क्या करें? तो फिर बोला पहले तो मेरे ऊपर एक अभिलंब डालो, तो अभिलंब डाल दी। अब फिर ये असमंजस में पड़ गया कि अब हम सीधा जाएं या फिर इधर जाएं या फिर अभिलंब की ओर जाएं। अब ये सीधा तब ये जा सकता था जब इसके लिए दोनों माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, बट यहाँ पे तो इसका अपवर्तनांक अलग है। तो फिर ये फाइंड करने लगा कि मेरे लिए कौन सघन है कौन विरल है। तब इस सरफेस के लिए जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा था तो इस दोनों माध्यम में इसको पता करना था कि मेरे लिए कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा। तो ये तो लिखा नहीं था या फिर यहाँ पे प्रकाश की चाल नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे दिया क्या गया था? दोनों माध्यम का अपवर्तनांक। अब बोला कि अपवर्तनांक दिया गया, भाई चेक करो कि किस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो दोनों माध्यम में चेक किया तो शीशा का अपवर्तनांक ज़्यादा था। अब यदि शीशा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो शीशा में प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम। तो पानी और शीशा में दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो शीशा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो शीशा में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम उसको बोलते हैं सघन माध्यम, और सघन, और ये हमारा क्या हो गया? विरल। इस सरफेस के लिए ये हमारा शीशा सघन और ये हमारा पानी विरल माध्यम।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो फिर ये इस सरफेस पे आ गई। फिर आगे इसको दूसरा माध्यम मिला, फिर बोला कि भाई एक तो मेरे पे अभिलंब डालो पहले। अब हम अभिलंब से दूर जाएं या अभिलंब के निकट आए, तो फिर सोचा क्यों ना हम पहले पता कर लें कि मेरे लिए कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो यहाँ पे तो इसको ये पता करने के लिए तो ना लिखा हुआ था सघन विरल और ना ही प्रकाश की चाल दिया गया था। तो यहाँ पे दिया क्या गया था, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक। इस सरफेस के लिए जब ये शीशा से हीरा में जा रही थी तो देखा कि भाई इन दोनों माध्यम में से हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है, हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब यदि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। अब चूंकि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी। अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हीरा हो गया वो सघन माध्यम। प्रिंस भाई थोड़ा वॉल्यूम कम करके, तो यहाँ पे हीरा जो हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और ये जो हमारा शीशा है वो विरल हो जाएगा। तो इस बार प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसे यहाँ पे मुड़ गई। अब फिर ये इस सरफेस पे आए, फिर इसको आगे दूसरा माध्यम देखा तो फिर बोले ठीक है भाई मेरे पे अभिलंब डालो। हमको जाना चाहिए था एकदम सीधा। अब हम सीधा जाएं या फिर अभिलंब की ओर मुड़े या फिर अभिलंब से दूर जाएं। तो फिर ये सोचा कि भाई दोनों माध्यम का अपवर्तनांक तो दिया गया। अब बाहर वाला माध्यम हम बता चुके हैं, ये क्या है, हवा है। हवा का अपवर्तनांक होता है 1, यानी म्यू ऑफ एयर 1। तो देखा कि अच्छा हम यहाँ पे हीरा से हवा में जा रहे हैं तो चेक करो किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे देखा कि हवा और हीरा को यदि चेक करें तो हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब यदि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी। अब यदि हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी तो हीरा हमारा कौन सा माध्यम बन जाएगा, सघन माध्यम। क्योंकि सघन माध्यम हम दो माध्यम में से वैसे माध्यम को बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। अब यहाँ पे हीरा में प्रकाश की चाल कम है और ये जो हवा है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो हवा हमारा यहाँ पे विरल। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा पथ। एक प्रकाश की किरण देखिए कैसे कैसे आई, इसको जाना चाहिए था एकदम ऐसे, बट ये यहाँ से ऐसे ऐसे करते यहाँ से पार की। ठीक है, तो क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया क्या? यदि समझ में नहीं आया तो ये आप ऑफलाइन क्लास में तो हो नहीं कि सर जी से बोलिएगा सर जी एक बार फिर से बता दीजिए। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा वीडियो को पीछे कर देना और फिर से रिपीट करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। बस इसमें समझना ये था कि दो माध्यम में से जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को हम सघन माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उस माध्यम को विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक आपको याद रखना है कि 2.42 होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यू है, सही में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ना फालतू मैंने लिख दिया, ये हमको याद था हम लिख दिया, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छा, हीरा में यदि प्रकाश की चाल की बात करें तो होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? हीरा में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल आपको पता होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या, ये ग्लास यानी शीशा में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई इसको आप नोट करें, कर लिए नोट, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। इसका भी ये वाला ये जो है ना इसको आप नोट में डाल लें। ठीक है, क्योंकि इसका PDF नोट आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप ज़रूर नोट में लिख लें। ये PDF नोट में इस क्वेश्चन को संकलन नहीं किया गया, ये PDF नोट से बाहर है। ठीक है, आप इसको लिख लें, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। मिटा दें, और पढ़ना है क्या? और थोड़ा देख लें वीडियो कितना लंबा होगा। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा प्यारा सा टॉपिक है। ठीक, बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो गया।
तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सा देखते हैं कितना लंबा लेक्चर हुआ ये हमारा। वाह, 30 मिनट 9 सेकेंड, वाह बहुत बड़ा लेक्चर है भाई। इसको यहीं पे समाप्त करना होगा और नेक्स्ट लेक्चर यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो लेक्चर 5 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कांच का स्लैब लेंगे। किसका? शीशा का स्लैब लेंगे, मोटा सा प्यारा सा, ये एक स्लैब लेंगे और इस पे प्रकाश की किरण डालेंगे और देखेंगे कैसे कैसे पार की। अब यहाँ पे हम ऐसा लिख दिए, बट जब हम लेक्चर लेकर आएंगे 5वां लेक्चर, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बना के एक सीधा सा ये बना देंगे और आपको उसमें ये समझना होगा, ये कांच का एक सिल्ली रखा हुआ है। ठीक है, कांच का एक चौड़ा मोटा सा सिल्ली रखा हुआ है और इस पर हम प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण डालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। और इसी में यानी इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और शायद इसी लेक्चर में यानी इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि यदि एक पानी से भरी बाल्टीन में हम एक छड़ी को डाल दें तो वो छड़ी टेढ़ी क्यों दिखती है, या फिर इसके आगे यानी इससे थोड़ा ऊपर किसी पानी से भरी बाल्टीन में हम एक सिक्का को रख देते, जो हमारा पैसा होता है जो मम्मी देती थी बचपन में, 1 टकिया 1 टका 2 टका, उसको डाल देते हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो ये सब इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए। और क्या, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।